हेलो एवरीवन। टू द पॉइंट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों ने रिसेंटली हुए एग्जाम में देखा होगा कि मोपला रिवॉल्ट के बारे में पूछा था, सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर चर्चा की थी। तो आज हम जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? किसानों के द्वारा किए गए विद्रोह, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। इन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हर एक टॉपिक के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे जिससे आपको आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। इसके पहले मैंने ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया पे वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो उसमें कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो आप सारा का सारा जो डिस्कशन है वो टू द पॉइंट ही है, तो आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है नोट्स की या पीडीएफ की, कैसे पढ़ें। तो देखिएगा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ पहले चीज़ तो उतना सफिशियंट है। टू द पॉइंट सीरीज है क्योंकि और यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखकर ही पूरी सीरीज को तैयार किया गया है। अब आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो अपना नोट्स खुद बनाते जाएंगे। 3 ही बातें आपको याद रखनी, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, कोई भी मूवमेंट क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है और लीडर कौन था। इतने में आपका कार्यक्रम हो जाएगा। बाकी आपको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वन डे एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? इतनी चीजें। अब या तो अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट के जरिए आपको आज की क्लास का पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहली बात है, क्या रीजन था इन अपराइजिंग का? मतलब क्यों लोगों ने विद्रोह किया, गुस्सा में आए वो लोग, उन्होंने हथियारों को उठा लिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया या पुलिस चौकियों को जलाना शुरू कर दिया? ऐसा क्या हो गया था? तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण पीपल्स अपराइजिंग हुआ, जिसमें ट्राइबल अपराइजिंग भी शामिल है, जिसमें आपका पीजेंट अपराइजिंग भी शामिल है। तो सबसे पहली चीज, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हमारे देश में आपको पता है जब ब्रिटिश एरा था तो परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम चलता था अलग अलग एरियाज में, और बहुत ही हैवी बर्डन था टैक्सेस का हमारे फार्मर्स पे। इसलिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण हमारे रिवॉल्ट्स हुए। दूसरा है इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम देयर लैंड। किसानों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया इन जमींदारों के अत्याचार के कारण। इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड, जो आदिवासियों लोगों का क्षेत्र था, जंगल थे जहाँ पे वो अपना अधिकार मानते थे, उन एरिया का इंक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था हमारे किसानों का, ट्राइबल्स का, रेवेन्यू कलेक्टर, जमींदार और मनी लेंडर्स के द्वारा। ठीक है, ये बात हो रही थी। उसके अलावा जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उनका एक्सपांशन शुरू हो गया था हमारे ट्राइबल एरियाज में। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने गुड्स को प्रमोट करते, तो इंडिया में बने हुए जो गुड्स से जो वस्तुएं थी उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, तो उनकी डिमांड लगातार कम होने लगी थी। तो हमारे जो आर्टिस्ट थे, हमारे जो हैंडलूम वर्कर्स थे, उनका धंधा एक तरीके से चौपट हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। तो जब वो बेरोजगार होंगे या उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो वो लोग भी तो अपनी आवाज़ उठाएंगे ही। ठीक है, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी दी जाती थी, तो जिसके कारण और भी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जा रहा था? डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री लीडिंग टू द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया की जो हैंडमेड इंडस्ट्री, हैंडलूम वर्कर्स थे, उनका धंधा तो खत्म हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे? किसानी में जाएंगे, और जमीनों पे बर्डन जब बढ़ेगा तो उसके बाद भी तो हल्ला होगा ही। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण पीपल अपराइजिंग देखने को मिला। तो आज किसानों के द्वारा हुए गए अपराइजिंग, उनके द्वारा किए गए विद्रोह पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले सन्यासी और फकीर। अगर हिंदू में बात करें तो सन्यासी होते हैं, वहीं मुस्लिम में बात करें तो फकीर होते हैं। तो एक ही डेफिनेशन है बेसिकली, बस धर्म का अंतर है। तो इसलिए हमने इसे नाम दिया है सन्यासी एंड फकीर, रिवोल्ट या अपराइजिंग। तो सन्यासी अपराइजिंग पूछे तो भी यही करना है, फकीर अपराइजिंग पूछे तो भी यही करना है। बंगाल के एरिया में शुरू हुआ था 1763 से 1800। ईयर इसलिए आपको याद रखने, कल मैंने आपको मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ईयर में आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, उनमें रिवॉल्ट्स को अरेंज करने एग्जामिनर पूछता है आपसे। ठीक है, तो सन्यासी या फिर फकीर रिवॉल्ट के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो 1763 से सन्यासी विद्रोह की शुरुआत होती है। कहाँ पर? बंगाल में, जो
मॉडर्न समय में बांग्लादेश में चला गया है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। सन्यासी रिवॉल्ट या फिर फकीर रिवॉल्ट को इतना फेम कैसे मिलता है या फिर भारत में कैसे इसका प्रमोशन होता है? तो आनंद मठ के द्वारा। तो आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि हमारे देश के एक बहुत ही शानदार उपन्यासकार, नोवेलिस्ट रहे हैं। उन्होंने फकीर और सन्यासी विद्रोह के बारे में अपनी जो नोवेल है आनंद मठ और देवी चौधरायन में 1884 में लिखा था, जिससे लोगों तक ये सारी बातें पहुंच सके और इसलिए ये सन्यासी विद्रोह इतना पॉपुलर हुआ। ठीक है। फकीर अपराइजिंग वॉज स्टार्टेड आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्स ऑफ बंगाल बाय फकीर। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल को जब एनेक्स कर लिया गया प्लासी के बैटल के बाद, बक्सर के बैटल के बाद। आप देखेंगे ये एरा कौन सा है, देखो ना 1764 और 1757, आपको पता है प्लासी का बैटल और बक्सर का बैटल हो रहा है। तो जब बंगाल के एरिया को एनेक्स कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो जो फकीर है, मुस्लिम मर्चेंट है, वो आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, ये विद्रोह लीड कौन कर रहा था? तो लीड कर रहे थे मंजू शाह। तो मंजू शाह का नाम आपको याद रखना है। मंजू शाह के अलावा भवानी पाठक हैं एक, इन लीडर का नाम भी याद रखना है। और मंजू शाह की डेथ के बाद उनके जो भाई थे चिराग शाह, वो इन ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इन्होंने कई सारी कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, उसके अलावा हथियारों को लूटने का काम किया था और इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया था अगेंस्ट द जमींदार और कहा था कि हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। तो आपको कितनी बात याद रखना है कि सन्यासी मूवमेंट को ही फकीर मूवमेंट कहते हैं। बंगाल के रीजन में 1763 में इनकी शुरुआत होती है। मंजू शाह इसको लीड कर रहे होते हैं। मंजू शाह की डेथ के बाद चिराग शाह इसको लीड करते हैं और भवानी पाठक भी एक यहाँ पर लीडर रही है, नोटेबल लीडर रही है सन्यासी मूवमेंट की। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सन्यासी मूवमेंट डन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ देवी चौधरायन? तो देवी चौधरायन के ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं पागलपंथिश। आधे बच्चे खुश। ठीक है, पागल विद्रोह हो रहा है कुछ। चलो देखते हैं। पागलपंथिश ये एक सेमी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और पागलपंथिश बेसिकली एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, जिसके अंदर हाजोंग एंड गारो ट्राइब रहते हैं। हाजोंग और गारो ट्राइब दोनों ही आपको गारो हिल्स और मेघालय के रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आज के समय में अगर बात करूं तो इन जो ट्राइबल ग्रुप था उनके द्वारा यहाँ पे इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी और करम शाह इसको लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहा था? करम शाह। किस रीजन में हो रहा था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे करीम शाह की लीडरशिप में मैमन सिंह डिस्ट्रिक्ट बंगाल में थी जब, तो वहां पर ये रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी जिसे पागलपंथिश कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे और ये भी एक पीजेंट विद्रोह था, किसानों का एक विद्रोह था, क्योंकि बहुत हाई टैक्स जो है वो किसानों पे लगाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर बाद में करीम शाह के बाद उनके बेटे जो थे टीपू शाह, वो इस रिवॉल्ट को लीड करने लगे और फिर टीपू शाह को जब 1825 में यहाँ पे मतलब आगे जाके टीपू शाह को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद ये रिवॉल्ट शांत हो गया। सो पागलपंथिश आपको याद रखना है। पागलपंथिश जो रिवॉल्ट है वो मैमन सिंह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। करीम शाह और टीपू शाह इसके लीडर थे और ये प्राइमरी कंपोज किया था हाजोंग एंड गारो ट्राइब ने। हाजोंग एंड गारो ट्राइब याद रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि हाजोंग ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है प्रेजेंट डे में? तो हाजोंग ट्राइब बेसिकली अभी गारो एंड खासी हिल ऑफ मेघालय में पाई जाती है और आपकी मेघालय और बांग्लादेश की बॉर्डर पे भी हाजोंग ट्राइब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हाजोंग ट्राइब आपको प्रेजेंट मेघालय में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पागलपंथिश, a semi-religious group mainly consisting the Hazong and Garo tribe. पागलपंथिश was founded by the करम शाह या करीम शाह। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप देख सक रहे हैं हमने दोनों बातें अभी की अभी कर डाली है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलो आगे और भी देखेंगे। अब बात करते हैं बहावे मूवमेंट या बहाव मूवमेंट या बाली उल्लाह मूवमेंट के नाम से। ठीक है, कई सारे नाम है, जैसे कि बहावे मूवमेंट है। ठीक है, बहावे मूवमेंट के अलावा इसको हम बली उल्लाह मूवमेंट भी कहते हैं, बहाव मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। क्या है? एक
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, एक मुस्लिम मूवमेंट है। और बेसिकली जो टीचिंग्स थी शाह वलीउल्लाह दिल्ली और अब्दुल बहाव सऊदी अरेबिया, इनकी जो टीचिंग्स थी उनसे इंस्पायर होके, उनसे इन्फ्लुएंस होके ही बहावे मूवमेंट की शुरुआत की थी सैयद अहमद ने, रायबरेली। ठीक है, किसकी टीचिंग से इंस्पायर होकर बहावे मूवमेंट की शुरुआत हुई थी? तो आपका आंसर होगा शाह वलीउल्लाह और अब्दुल बहाव। इन दोनों लोगों की टीचिंग से इंस्पायर होकर एक मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसको हम बहावे मूवमेंट कहते हैं। और इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे देश में किसने रखा था? सैयद अहमद ने रखा था, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ठीक है, बेसिकली पूरा का पूरा मूवमेंट जो था वो प्यूरिफिकेशन चाहता था इस्लाम रिलीजन में, और पूरी जो इस्लाम की लेगेसी है कुरान और हदीस के बारे में ये पूरा मूवमेंट था। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर था वो पटना था। पटना के अलावा हैदराबाद, पटना के अलावा हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी और बॉम्बे बहावे मूवमेंट के सेंटर रहे। ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि डर उल हर्ब, मतलब जो काफिरों का देश है ना, द लैंड ऑफ काफिर, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं द लैंड ऑफ इस्लाम, डर उल इस्लाम। तो डर उल हरब को ये डर उल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, मतलब फकीरों के लैंड को, काफिरों के लैंड को ये कन्वर्ट करना चाहते थे इस्लाम लैंड में। ठीक है, इतनी चीजें, इसलिए बहावी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो इस मूवमेंट की शुरुआत एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी, है ना, जब पंजाब के रीजन पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आगे चल के जो बहावी आंदोलन थे, इन्होंने रेजिस्टेंस भी शो किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और 1857 के रिवॉल्ट में एंटी ब्रिटिश जो कैंपेन था, 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन आगे चलते चलते ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब ब्रिटिशर्स ने कूका मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, उसके बाद उनका मेन टारगेट बहावी ही थे, और बहावी मूवमेंट को भी आगे जाके ब्रिटिशर्स ने 1817 के पास ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जनरल बख्त खां के बारे में मैंने आपको बताया था, 1857 के रिवॉल्ट में दिल्ली की कमान उनके हाथों में थी। तो जनरल बख्त खान भी एक बहावी थे। ठीक है, बहावी मूवमेंट वाज अ मूवमेंट ऑफ मुस्लिम, बाय मुस्लिम एंड फॉर द मुस्लिम, विद द गोल ऑफ सेटअप दर उल इस्लाम इन इंडिया। तो बहावी मूवमेंट मुस्लिमों का था, मुस्लिम के लिए था, मुस्लिमों के लिए था, और इनका उद्देश्य लैंड ऑफ इस्लाम तैयार करना था। ये बहावी मूवमेंट के बारे में हो गया। सो क्वेश्चन हो जाएगा कि इन इंडिया द बहावी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, इंडिया में बहावी मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने की थी, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चीफ सेंटर ऑफ बहावी मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वॉज, तो यहाँ पे बहावी मूवमेंट के कई सारे सेंटर थे, सबसे प्रमुख जो सेंटर था वो पटना था, पटना के बाद हैदराबाद और दूसरी सिटीज थी। ठीक है, क्लियर है? देखिए, फर्जी या फर्जी मूवमेंट के बारे में, फर्ज से निकलता है फर्जी। हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे धर्म के लिए हमारा क्या फ़र्ज है, वहाँ से इस मूवमेंट की शुरुआत बेसिकली हो रही है 1818 में, 1818 में बंगाल के रीजन से। आइए इस मूवमेंट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर बात करें फर्जी रिवॉल्ट के बारे में, तो एक मुस्लिम सेक्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक रिवॉल्ट है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था हाजी सरियत अल्लाह ऑफ फरीदापुर के द्वारा, ईस्टर्न बंगाल के रीजन में। और ये क्या चाहते थे कि सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस इस्लाम कम्युनिटी में हों। उसके बाद जो सरियत अल्लाह हैं, उनके बेटे थे दादू मियान, उनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस रिवॉल्ट को लीड किया गया था अगेंस्ट द टेनेंट्स एंड द जमींदार। और बाद में 1838 से 1857 तक ये रिवॉल्ट चला, और बाद में 1857 के बाद फर्जी रिवॉल्ट ने बहावी आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था। जो एरियाज थे जहाँ पे मूवमेंट एक्सेप्ट हुआ था, ढाका, फरीदपुर, बरिसल, मयमनसिंह एंड कोमलिया डिस्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट बात करेंगे कूका रिवॉल्ट के बारे में। कूका विद्रोह के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। सो दिस मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन 1840, है ना। यहाँ पे जो कूका रिवॉल्ट है, बेसिकली यहाँ का फाउंडेशन स्टोन 1840 में रखा था, लेकिन जब भी ऑप्शन आपसे पूछा जाए तो आपको 1872 में ज़्यादा अच्छे से क्लिक करना है, क्योंकि कूका रिवॉल्ट तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही स्लो चल रहा था। लेकिन जब कूका रिवॉल्ट में नामधारी जुड़ जाते हैं, और इसको हम नामधारी मूवमेंट नाम कहने लगते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा राम सिंह, तो एक्चुअल कूका रिवॉल्ट या नामधारी रिवॉल्ट होता है। अगर हम फाउंडर के बारे में बात करें तो 1840 में भगवान जवाहर मल,
भगवत जवाहरमल, जिनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न पंजाब में इन्होंने कुकर रिवॉल्ट की शुरुआत की। ये एक रिलीजियस रिवॉल्ट था। ये लोग जो आपका सिख धर्म है उसमें प्योरिफिकेशन चाहते थे। बाद में ये जो रिलीजियस रिवॉल्ट था ना, वो एक पॉलिटिकल रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये लोग चाहते थे कि कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सिखों को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और खाने में ये लोग अल्कोहल, मीट या नॉनवेज को मना करते थे खाने के लिए। कुकर रिवॉल्ट को ही हम नामधारी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और नामधारी मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? बाबा राम सिंह ने की थी 1872 में। तो आपको भगवत जवाहरमल और बाबा राम सिंह का नाम याद रखना है। कुकर रिवॉल्ट पंजाब, वेस्टर्न पंजाब के रीजन में हुआ था। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हु ऑर्गेनाइज द कुका मूवमेंट? कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नामधारी मूवमेंट। नामधारी मूवमेंट के बारे में आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है। पहला है, नामधारी मूवमेंट राइज इन द आफ्टर मैथ ऑफ द एंग्लो सिख वॉर। बिल्कुल सही बात है। एंग्लो सिख वॉर जब खत्म हो गया और पंजाब की टेरिटरी पे ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया, तो ये लोग चाहते थे कि जो कुका या नामधारी है उनको उनके पास ही एडमिनिस्ट्रेशन रहे सिख मतलब पंजाब के रीजन का। तो बिल्कुल एंग्लो सिख वॉर के आफ्टर मैथ के बाद ही नामधारी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नामधारी मूवमेंट वाज आल्सो रेफर एज अ कुका मूवमेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही सेट हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं मोपला राइट्स के बारे में। मोपला राइट के अलावा मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ समय पहले कई सारे पॉलिटिशियंस का ये कहना है, कई सारे लीडर्स का ये कहना है हमारे देश में कि जो मोपला विद्रोह है वो कोई विद्रोह नहीं था, वो एक तरीके से बेसिक फाउंडेशन स्टोन है अबाउट द तालिबान्स, है ना। बिल्कुल उन्हीं के विचारधाराओं से ये इन्फ्लुएंस है, इसलिए मोपला को मोपला विद्रोह हम नहीं कहेंगे, इसको हम मोपला राइट्स कहेंगे, मोपला के दंगे कहेंगे। तो इसका नाम अब थोड़ा थोड़ा सा आपको कई सारे बुक्स में चेंज मिलेगा। मोपला राइट्स के नाम से इनको जाना जाता है, ना कि अब मोपला विद्रोह के नाम से। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसकी शुरुआत मालाबार एरिया में हुई थी, है ना। मालाबार एरिया भी हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे केरला वाला जो एरिया है, मालाबार रीजन में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 20 अगस्त में 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1921 में। आइए हम बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली कुछ पॉलिटिकल लीडर का क्लेम है कि मोपला जो विद्रोह है वो एक मोपला राइट है ना, दंगे हैं। इसको 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली मापिला या मोपला वर्ड कहाँ से आया? तो जो मलयाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, जो कि मालाबार कोस्ट में नॉर्दर्न केरला में रहते हैं, वहाँ से ये वर्ड आया मापिला या मोपला। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मोपलास थे वो मुस्लिम टेनेंट थे, ठीक है, और वो फार्मिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, और जमींदार कौन थे? लैंडलॉर्ड कौन थे? हिंदू थे। तो बेसिकली यहाँ पे मोपलास कौन थे? तो मुस्लिम टेनेंट्स जो थे वो मोपलास थे, और जो लैंड लॉर्ड्स थे या जमींदार थे वो कौन थे? हिंदूज थे। तो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम के बीच के दंगे हैं, जिनको मोपला रिवॉल्ट या मोपला राइट्स कहा जाता है। बाद में जाके यहाँ पे मोपलाज ने जो है वो जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था ना, उसको जाके ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे मोपला कौन है? मुस्लिम टेनेंट्स है मालाबार रीजन में, और लैंडलॉर्ड कौन है? मोस्टली हिंदूज है, और इसलिए यहाँ पे रिवॉल्ट देखने को मिला है। चलिए अगली बात करते हैं इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में, नील की खेती। ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट ये भी पीजेंट मूवमेंट रहा है, ये भी किसानों का विद्रोह रहा है। 1859-60 में, 1859-60 में आपको ये विद्रोह देखने को मिलेगा। अब क्यों हुआ था? तो देखिएगा, बेसिकली बंगाल में ब्रिटिशर्स, बंगाल के एरिया को तो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, और 1764 के बक्सर के बैटल के बाद दीवानी राइट्स भी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए थे। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि भाई यहाँ पे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे पीजेंट को, किसानों को, और फोर्स कर रहे थे कि आप यहाँ पर इंडिगो मतलब नील की खेती अपने ज़मीन पे करो। और ये जो दूसरी और भी ज़्यादा पेइंग क्रॉप्स थी, जैसे कि राइस और दूसरी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने नहीं देते थे। उनका तो सिंपल सा कहना था कि आपको इंडिगो प्लांटनर है आप, और आपको नील की खेती ही अपने एरिया में, अपनी खेती में करनी है। जिसके कारण यहाँ पे जो किसान थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, और यहाँ पर इंडिगो रिवॉल्ट की शुरुआत 1859 में हुई। लीडर कौन थे? तो दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल। तो नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने यहाँ पर 1859 में इंडिगो रिवॉल्ट की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पे जो किसान थे उनको काफ़ी प्रेशराइज किया जा रहा था, और इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं बची थी, उनको प्रॉपर प्रॉफिट भी नहीं होता था,
इसलिए अब यहाँ पे जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ना, 1857 का रिवॉल्ट था, वो सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन ऐसा बोला जाते हैं कि वन ऑफ द सक्सेसफुल रिवॉल्ट जो है वो इंडिगो रिवॉल्ट रहा है। इसके बाद यहाँ पे बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फार्मर्स के रेजिस्टेंस के कारण, यहाँ पे फाइनली फिर इंडिगो कमीशन 1860 में 1860 में सेटअप किया गया था। इंडिगो कमीशन 1860 में सेटअप हुआ था, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दक्कन राइट्स के बारे में। दक्कन राइट्स हुए थे 1875 1875 में, है ना। 1875 में इनकी शुरुआत हुई थी और 1879 तक जाके ख़त्म हो गए थे। तो दक्कन राइट दक्कन के रीजन में हुए थे, महाराष्ट्र और आपका वेस्टर्न इंडिया के रीजन में बेसिकली ये हुए थे। और वेस्टर्न इंडिया के रीजन में आप सभी को पता है रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था, और रैयतवाड़ी सिस्टम में जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजरली मनी लेंडर्स थे ना, वो मारवाड़ी और गुजराती थे, मतलब आउटसाइडर थे आप कह सकते हैं। इसलिए आपको दक्कन राइट्स देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो दक्कन राइट्स किस रीजन में शुरू हुआ? वेस्टर्न इंडिया में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि लोग सफ़र कर रहे थे, हैवी टैक्स थे, क्योंकि वहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम थी। और मेजरली जो लैंडलॉर्ड्स थे वो गुजराती एंड मारवाड़ीज थे, जो कि आउटसाइडर्स थे। क्लियर है? और जो कंडीशंस थी कैश क्रॉप की, कॉटन की, प्राइजेस की, वो सिविल वॉर के कारण बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। और यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था वो 50% तक बढ़ा दिया गया था, चाहे चाहे हार्वेस्टिंग सही से हो या ना हो, मौसम का इम्पैक्ट कैसा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कैसा है, उसके बाद भी यहाँ पे 50% लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखो लैंड रेवेन्यू को 50% इंक्रीज कर दिया गया। आपका अमेरिकन सिविल वॉर के कारण जो कॉटन की क्रॉप है उस पर इम्पैक्ट हुआ, और मनी लैंडर्स जो थे वो आउटसाइडर मारवाड़ी और गुजराती थे, और हैवी टैक्स तो रैयतवाड़ी सिस्टम के कारण लग ही रहा था। तो बेसिकली ये 4 रीजंस थे जिसके कारण दक्कन राइट की शुरुआत होती है 1875 में। फिर बाद में गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली सप्रेस करती है और दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट को पास करती है 1879 में, ठीक है। ये दक्कन राइट्स हो गए। दक्कन राइट ऑफ 1874-75 इन महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड एट, तो किसके लिए इनकी शुरुआत हुई थी? तो मनी लेंडर। बेसिक रीजन क्या थे? मनी लेंडर, क्योंकि वो आउटसाइडर थे, मारवाड़ी और गुजराती। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, किसान सभा मूवमेंट में एक पीजेंट मूवमेंट था अवध के रीजन में। अवध का रीजन मतलब जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस है, उस रीजन में आपके किसान सभा मूवमेंट की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो मतलब यूनाइटेड प्रोविंस में जो किसानों की दशा है ना, अवध के रीजन में, तो उनकी दशाओं को, उनके साथ जो मिजरेबल कंडीशंस हैं, जो अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, हैवी टैक्सेस हो रहे हैं, हाई हाई रेंट्स है ना, और उनके साथ इलीगल लिवाई, मतलब उनका इलीगल तरीके से उनको ज़मीन से निकाला जा रहा है, रिन्यूएबल फ़ी हर साल देनी पड़ रही, बार बार नजराना पेश करना पड़ रहा है, बेदखली हो रही है, ज़मीन से निकाला जा रहा है। तो ये जो सारी कंडीशंस हो रही थी कल्टिवेटर्स के साथ और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के साथ, उसके बाद यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम किसान सभा मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभा मूवमेंट की शुरुआत हुई, या किसान सभा का स्थापना किया गया कब? फेब 1918 में, 1918, ये दिन बिल्कुल रट लेंगे। फरवरी 1918 में किसान सभा मूवमेंट की शुरुआत हुई, और इसको किसने बनाया था? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, फिर है जिनगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र। ये कुछ लीडर हैं जो कि किसान सभा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। बाद में जाके आपको सपोर्ट मदन मोहन मालवीय जी का भी देखने को मिलेगा किसान सभा मूवमेंट पे। बाद में यहाँ उन्हें क्या लगा? आइडियोलॉजी, अगेन डिफरेंसेस होते हैं, जब बातों में डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजी में डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस की जो किसान सभा थी उससे सेपरेट होकर अवध किसान सभा का फॉर्मेशन भी हो गया था अक्टूबर 1920 में, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों के मेजरली सेंटर कौन थे? किसान सभा के सेंटर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंस के ही एरियाज होंगे, रायबरेली, फैजाबाद एंड सुल्तानपुर। ये कुछ यहाँ पे एरियाज या हेडक्वार्टर या सेंटर्स थे किसान सभा मूवमेंट के। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आई थिंक पूरा मैटर समझ में आया। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि पीजेंट मूवमेंट इतने ही थे और ख़त्म हो गए, नहीं। अगर मैं बात करूँ 20th सेंचुरी में, जब गांधीयन फेज चल रहा है, गांधीयन फेज के समय भी कई सारे हमारे पीजेंट मूवमेंट हुए हैं, जैसे कि बारदोली के अलावा आपका खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ठीक है ना, तिभागा मूवमेंट। तो इन सबको हम आने वाले वीडियो में, आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो जितने भी पीजेंट मूवमेंट मैंने आपको बताए आपको समझ में आए होंगे। आपको बस 3 ही बातें याद रखनी है: ईयर,
लीडर और किस एरिया में इनका सेंटर था। बस यहाँ से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टू द पॉइंट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आता है, यूजफुल लगता है आपके एग्जाम के लिए, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमको भी हेल्प हो और हम आपको इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। ओके, सो थैंक यू एंड